वेस्टर्न पावर्स या जो भी दुनिया की आज बड़ी ताकतें हैं उनकी दृष्टि से, तो वो ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान 10-12 कंट्री में बन जाए। तो पॉपुलेशन वही है, मार्केट वही है, पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई। आपका एक तरह से विखंडन है, नुकसान है कि आपके ही लोगों को आपसे अलग किया जा रहा है। वो रामनवमी जिस दिन उनकी आती है उसी दिन हमारी भी आती है, उसी दिन किसी और स्टेट के लोगों की भी आएगी। तो भाषाएं बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, पर कुछ मौलिक चीजें ऐसी हैं और वही हमको एक सूत्र में बांधे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में आ रहे सांस्कृतिक परिवर्तन की। ये सांस्कृतिक परिवर्तन सही है या गलत, इस पे हम बात करेंगे। क्या सही है और क्या गलत है, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीरंग पेंडलकर जी, जिनसे हम डिटेल में बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद तो बुलाने के लिए। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सांस्कृतिक बदलाव, ये मेरी मर्जी हो सकती है, मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो परिवर्तन है, ये सही है या गलत है जो आजकल समाज में, हमारे देश में हो रहा है, जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है? देखिए, इसमें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट तो नहीं दिया जा सकता कि सारे ही गलत हैं या सारे ही सही हैं। दोनों ही स्थितियां नहीं बनती, हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। बिल्कुल। मैं उसको ऐसे देखता हूं कि आज से लाखों साल पहले जब मनुष्य भी पाषाण युग में हिंस्र पशु की तरह रह रहा था, तो वहां से अगर मनुष्यता यहाँ तक आई है तो वो इसलिए आई है कि हर पीढ़ी कुछ नया करती है। बिल्कुल। पर उस दिन जो हमारे साथ रहने वाले अन्य पशु थे वो वही कर रहे हैं जो उनके उस समय के पूर्वज करते थे जी। तो वो वहीं के वहीं है। तो हम परिवर्तन की वजह से ही यहाँ तक आए हैं। तो बदलाव, परिवर्तन, ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, ये होता रहेगा। और जब बदलाव होंगे तो कुछ बदलाव अच्छे होंगे, कुछ बदलाव सही नहीं होंगे, ये भी लगभग तय है। सवाल यह होता है कि बदलाव कौन ला रहा है और क्यों ला रहा है। वहां फिर यह तय होता है कि यह बदलाव हमारे काम के हैं या हमारे लिए ठीक है, उचित है या अनुचित है। तो सामान्यतः हमारे भारतीय समाज में एक, जिसको कहना चाहिए, सेल्फ करेक्शन सिस्टम रहा है। अच्छा। तो आज हमारी लगभग 10,000 साल का हमारा इतिहास है, और जाहिर है इतने समय जब कंटिन्यूड इतिहास रहेगा तो समय समय पर कुछ विकृतियां, कुछ गलतियां समाज में विकसित हो जाती हैं, परिस्थितियों की वजह से, उस समय की आवश्यकताओं की वजह से, समस्याओं की वजह से हमारा समाज उन्हें ठीक भी करता जाता है। तो इसलिए एक सेल्फ हीलिंग कह लें, एक सेल्फ करेक्टिंग कह लें, एक प्रोसेस हम में है। इसलिए हम जड़ समाज नहीं है। अच्छा। और इसीलिए जितनी भी पुरातन संस्कृतियां थी वो नष्ट हो गई। इंकाज हो गए, माया हो गए, बेबीलोनियन हो गए, सुमेरियन हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति कंटिन्यूड है। हम आज भी कुछ वो चीजें कर रहे हैं जो हमारे 2000 साल पहले के पूर्वज भी कर रहे थे। और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में, ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे यहाँ वो कंटिन्यूड है और जिस प्रोपोर्शन में कंटिन्यूड है, वो और किसी संस्कृति में नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो एक डायनामिक सोसाइटी हमारी जो बनी हुई है, तो परिवर्तन तो हम करते ही हैं, करते आए हैं, तभी हम यहाँ तक आए हैं। और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर, एक इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से हम बने हुए हैं। बड़े बड़े तूफान आ गए, बड़े बड़े आक्रमण हुए, और हमारे संस्कृति की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि जो भी आक्रमण करने आए हमने उन्हें मिला लिया। ये कब हो सकता है? जब आप स्वतंत्रता देते हैं। अगर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो शायद ये चीजें वैसी उतने समय तक चल नहीं सकती थी। बिल्कुल ठीक है। तो हूण आए, कुषाण आए, अनेक तरह के लोग आए, वो आए, उन्होंने आक्रमण किए, शुरुआत में हॉस्टिलिटीज हुई, पर फिर वो धीरे धीरे कब हमारे बीच में हमारा हिस्सा बन गए, और आज पता भी नहीं चलता है कि कौन किस ओरिजिन से है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीडम और बंधन, ये बड़ा
महत्वपूर्ण होता है समाज में। मतलब आप बोल रहे हैं फ्रीडम और बंधन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। होना ही चाहिए। देखिए, समाज बोलेंगे तो समाज में बंधन तो आएंगे, हम्म, क्योंकि समाज, जैसे ही समाज शब्द बोलेंगे वैसे ही बंधन आएंगे। फ्रीडम आप कहाँ तक लेके जाएंगे? आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि व्यक्ति स्वतंत्रता को इतनी ज़्यादा अहमियत देने का जो एक दौर चल रहा है। होना चाहिए, व्यक्ति स्वतंत्रता होना चाहिए, मैं जैसा रहूँ, रहना चाहूँ, मुझे रहने की आज़ादी हो, मैं जैसा। लेकिन फिर भी हम सीमाएं तो मानते ही हैं। आज मेरी इच्छा हो जाए मैं किसी को मार डालूं तो वो तो अलाउड नहीं है। हम्म, आज मेरी इच्छा हो जाए मैं किसी के घर से कोई सामान उठा के ले आऊं तो वो तो अलाउड नहीं है। हम्म, तो बंधन तो आना ही है। हम्म, अब वो कितने आना है, कितने नहीं आना है, ये जो समाज जब डिसाइड करता है खुद की सेल्फ प्रोसेसिंग से, तो उसमें समय लग जाता है। उसमें कई बार करेक्शंस आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर फिर वो एक सुव्यवस्थित और संतुलित ढंग से आता है। लेकिन अगर कोई चीज आप पर थोपी जाने लगे तो वो फिर विकृति में बदलने की भी संभावना रहती कौन से सामाजिक परिवर्तन आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, स्पेशली हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, जो आपको लग रहा है या साजिश के तहत किए जा रहे हैं? है। समाज की जो धुरी है हमारे है भारतीय समाज की, वो है परिवार। परिवार। तो हम बहुत सारी चीजें परिवार की वजह से, हम सतत इतने हजारों सालों से उसको हम मेंटेन कर पाए। हम्म, तो दादा दादी घर में है वो बच्चे, हम्म, और जिस घर में कोई बुजुर्ग नहीं है वो बच्चे, हम्म, इनमें सामान्यतः फर्क होता है। हम्म, एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर सामान्यतः फर्क पड़ता है। घर में 4 बुजुर्ग है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कितनी बार नो सुनना पड़ रहा है। हम्म, हम आप लगभग एक ही जनरेशन के माने जा सकते हैं। मैं आपसे कुछ सीनियर हूं, लेकिन मोटा मोटा टाइम पीरियड एक जैसा था। बिल्कुल, तो हमारे बचपन में कैसा था, हमें ना कहने वाले 50 थे। बिल्कुल। हम कुछ भी करें तो हमें थप्पड़ भी पड़ सकता था, हमें डांटा भी जा सकता था, और वो डांटने वाला या वो हमें डिसिप्लिन देने वाला व्यक्ति कोई हमारे माता पिता ही हो, ये कोई कंडीशन नहीं थी। हम्म, वो हमारे चाचा, फूफा, मौसा, मौसी, पड़ोसी, कोई भी हो शिक्षक, कोई भी सकता हो सकता था। हम्म, तो क्या होता है कि बच्चे को उसका एक ट्रेनिंग मिलता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें भी कर सकता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। हम्म, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, कि जैसे यूएस में आजकल कई घटनाएं होती है कि आदमी ने बंदूक लेके और कई लोगों को शूट कर दिया। इवन स्कूल में बच्चे कर रहे स्कूलों में बच्चे भी कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वहाँ का एक कल्चर है कि बच्चे किशोरावस्था में आके आज़ाद खुद रहने लगते हैं, खुद कमाने लगते हैं, माता पिता के साथ रहना आवश्यक नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें वहाँ के बारे में सुनी जाती हैं, अगर ये वास्तव में वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को करेक्ट कौन कर रहा है? उनके रोज के सोच जो धीरे 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 डेवलप होती है। हम्म, हमें तो हम मान लीजिए एक पत्थर है बचपन में, तो हमें तो छेनी हथौड़ी लगाने वाले 50 लोग हमारे आजू बाजू में रहते थे। अगर कोई भी नहीं है तो फिर अब वो पत्थर जो जैसा शेप ले ले हम्म, परिस्थितियों की वजह से, वो उसका शेप हो जाएगा। सही गलत का उसका आकलन करने का उसको जो व्यावहारिक ज्ञान है वो कहाँ से आएगा? तो परिवार ये हमारे संस्कृति की धुरी है, रीढ़ की हड्डी है, सेंट्रल आइडिया है, और परिवार हमारे बहुत सारे समस्याओं को हल करता है। हम्म, परिवार हमारे बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है, पर उन परिवारों को डेफिनेटली एक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है। कौन उस कर सिस्टम रहा है को। ऐसी साजिश और उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा इसके लिए हमें लेफ्टिज्म के इतिहास को देखना पड़ेगा कि लेफ्टिज्म कैसे, क्या चाहता है, क्या करते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी अवधारणा का पालन करे। हम्म, तो उनके जो प्रमोटर्स थे या जिन्होंने वो विचार को मतलब चालू आप किया, बात करें संस्थापक जो वामपंथी थे, विचारधारा। वामपंथी विचारधारा, मार्क्स जैसे जो लोग थे जिन्होंने ये चालू किया, तो उन्होंने ये कहा कि समाज में जो संघर्ष है, तो वर्ग संघर्ष है, तो वो अमीर वर्सेस गरीब, ये एक संघर्ष हो गया। एक संघर्ष है धर्म के आधार पे,
एक संघर्ष है संस्कृति के आधार पे। तो उन्होंने अमीर गरीब के लिए तो गरीबों को ऊपर उठाने के लिए प्रोलेटेरिएट राज की कल्पना करी कि मजदूरों का राज रहेगा। धर्म उन्होंने बैन ही कर दिया। रशिया में एक टाइम पे धर्म बैन था। चाइना में शायद आज भी ओपनली धर्म फॉलो करने का, जहां तक मुझे पता है, शायद अलाउड नहीं है। और रहा सवाल संस्कृति का, तो उनका कहना है कि नई संस्कृति लागू करने की आवश्यकता है जहां सब समान है। जिसमें गलत क्या, सब समान है तो? बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर वो असंभव है। और ये हमारे, क्योंकि सब समान हो ही नहीं सकते। प्रकृति ने एक झाड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं बनाए। दो मनुष्य एक जैसे नहीं है, दो मनुष्य का स्वभाव एक जैसा नहीं है, दो मनुष्य के रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं है, दो मनुष्य के ऑब्जेक्टिव एक जैसे नहीं है, उनकी सोच एक जैसी नहीं है। तो जब ये एक जैसा कुछ भी नहीं है तो फिर समान कैसे हो सकते? अवसर समान हो सकते हैं। वहां ठीक है कि आज अगर समाज में कोई ऐसी कुरीति है जिसे समाज के एक वर्गों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, उसको एड्रेस करना आवश्यक है ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन आप बोले कि सब एक जैसे हो जाएंगे, सब एक जैसे रहेंगे, सब एक जैसे। एक जमाने में रशिया के अंदर 4 प्रिंट फिक्स हो गए, उसी के कपड़े पहनना सब, ये स्थिति थी। तो दैट कैन नॉट वर्क एंड दैट डिड नॉट वर्क वहां पर पॉलिटिकल स्तर पर। लेकिन ये जो धारणा है उनकी, तो उनके साथ उसने कल्पना ये है कि संस्कृति जो पुरानी है उसे नष्ट कर दिया जाए। स्पेशली हमारी भारतीय संस्कृति को टारगेट किया जाए। उनका सभी के लिए है, पर भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है और हमारी संस्कृति सबसे पुरानी। तो वो हमारे परिवारों में क्या ऐसे परिवर्तन है जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे परिवार में, समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, और उनको हम कैसे कंट्रोल कैसे करें, क्या करें जिससे हमारा परिवार बचे? जैसे बोलते हैं ना कि एक यूनिटी होती थी परिवार में, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ बैठ के बात करते थे। आजकल बड़े पिक्स वायरल होते हैं जिसमें डिनर टेबल पे सबके हाथ में मोबाइल होता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। कई लोग, ये जो डिप्रेशन वर्ड है, ये पहले कहाँ थे? नहीं थे। ये डिप्रेशन में है, वो परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, सुसाइड कर रहा है। ये सब हमारे संस्कृति में पहले कहाँ था? नहीं था। पहले तो वो ऐसा होता था कि दादाजी के साथ बैठ लिया, इसी में मोटिवेट हो गया। तो ये हमारे परिवारों में ऐसा क्या इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग सेपरेट होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अलग होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि वो आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अच्छा। ओवर द पीरियड जो उनका मोडस ऑपरेंडी है, वो न्यूज़पेपर्स के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, साहित्य के जरिए, पुस्तकों के जरिए, कविता के जरिए, मूवीज के जरिए, सीरियल्स के जरिए, ये सारे उनके एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से वो आपकी सोचने समझने की दिशा को बदल देते हैं या वो आपके माइंडसेट को बदल देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि शॉर्ट स्टोरीज जिसको कहते हैं, कहानियां जो लिखी जाती है, बड़ी तादाद में जो कहानियां लिखी रहती है उनके विषय होते हैं कि या तो यंग जनरेशन ने ओल्डर जनरेशन को डिसोन कर दिया, या सास बहू के बीच में अत्यंत कटु रिलेशनशिप है। इस तरह के बहुत सारी कहानियां इस विषय पे लिखी गई है। बहुत सारी फिल्मों में एक जमाने में ये बहुत कॉमन था कि सास बहू के संबंध हमेशा गलत ही बताए जाते थे और आज भी सीरियलों में बताया जा रहा है। अब आप ये देखिए, एक तरह से कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है। जो समाज में होता है वो साहित्य में नजर आता है। आप एक सर्वे कीजिए, आपका घर, आपके निकटस्थ भाई बहन कजिन्स, उनके घर, आपके पड़ोसी, आपका मोहल्ला, आपका ऑफिस, आपके बिजनेस रिलेशन, जैसे जैसे आपका सर्कल बड़ा होता जाइए, आप नजर दौड़ाते जाइए, कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को डिसोन कर दिया? बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। yes. आज 50 लाख की आबादी वाला शहर है। अगर 10% परिवार भी ऐसा कर देते तो हमारे यहाँ जितने हॉस्टल नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा तो ओल्ड एज होम नजर आने चाहिए थे। बिल्कुल, वो तो ढूंढना पड़ेगा आपको कि ओल्ड एज होम कहाँ है इंदौर में। मजे की बात है कि समाज अभी भी नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत है कि हम अभी तक भी उस विरासत को जी रहे हैं। सारी बहू में मेजॉरिटी 99%, 99.99% अपनी सासू माँ का ध्यान रख ही रही है, उनकी सेवा कर ही रही है, सास ससुर का काम कर ही रही है। इसीलिए परिवार चल रहा है, इसीलिए लोग घरों में हैं।
पर वामपंथ डोमिनेटेड साहित्य आपको बताता है कि ये रिलेशनशिप तो कभी शांति से रह ही नहीं सकती। तो होता क्या है इसकी वजह से कि जो रिलेशनशिप और अधिक मधुर हो सकती थी, और अधिक दृढ़ हो सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स तो आने लगे, डाउट तो आने लगे। आज कर रहे हैं क्योंकि अभी वो पुराना जो हमारे डीएनए के अंदर है या जो हमारे खून में है वो अभी छूटा नहीं है। पर और 2 जनरेशन और 5 जनरेशन फिर क्या होगा? क्योंकि अगर आप उनको रोज यही दिखाओगे, उनको अगर कोई बच्ची की शादी होती है, वो ये माइंडसेट लेके घर में आएगी कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो इनके साथ मेरे को दिक्कत ही रहेगी, तो उसको आज भी वो एडजस्ट करती है। किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं। फिर धीरे धीरे उनका जो डीएनए है वो अपनी जगह प्रभाव दिखाता है, तो वो चीजें सेटल हो जाती। लेकिन अगर उसको ये आइडियाज दिए ही नहीं जाए, कार्टून चैनल 24 घंटे चलते हैं। बिल्कुल। क्यों? 365 दिन 24 आवर्स कार्टून चैनल क्यों चलता है? क्योंकि वो मार्केट है, बच्चों का बहुत बड़ा मार्केट है, और वो बच्चे उस पे विज्ञापन देख देख के आपसे फरमाइश करते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 2 घंटे से ज्यादा के कार्टून चैनल की क्या आवश्यकता है। एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए चाहिए, घंटा 2 घंटा चलाइए, खत्म कर दीजिए। 24 घंटे चलते रहते हैं। अब उन कार्टून चैनल्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने माता पिता से किस टोन में बात कर रहे हैं, ये तो मैंने बहुत डायरेक्ट इफेक्ट बता दिया आपको, मार्केट वाला। अब जो सटल, जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों पे वो बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो अपने शिक्षकों के बारे में क्या बोल रहे हैं, किस टोन में बात कर रहा है। मैं आज तक मेरे शिक्षकों के बारे में कभी सिंगुलर में बात नहीं करता हूँ। हम आज भी उनको सर लगा के ही बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूँ जो नए बच्चे हैं वो प्रिंसिपल के बारे में भी वो आया गया इस तरह से बात करते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस नहीं है क्या? और क्या ये अगर हमारे समाज में परिवर्तन आया तो अब इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे कि हम हमारे शिक्षकों को विदाउट एनी कंडीशन रिस्पेक्ट देते थे, और आज अगर आप उनके साथ आप बोलो कि मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं, इनको तो ये नहीं पता, इनको तो वो नहीं पता, तो इज इट गुड और इज इट बैड? तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट चीजें भले ही ना हो, लेकिन हमें इस पे विचार तो करना चाहिए। अब इसको रोके कैसे, क्या करें? बिकॉज जो बदलाव आ रहे हैं उनके इम्पैक्ट, अगर जो आपने बोला अभी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद, तो और दिख रहा है कि खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल आएंगे। सो ये डिफरेंस कैसे करें कि ये मेरी सांस्कृतिक चीजें हैं जो मुझे करना है और यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, वो कैसे समझे कि यार ये मेरी फ्रीडम से लेना देना नहीं है। फ्रीडम तो है, बिकॉज यूथ को एक चीज और नहीं पसंद है कि भाई आप मेरी फ्रीडम पे बात नहीं कर सकते, तो वो कैसे डिफरेंसेस करेगा कि ये मेरी फ्रीडम की बात नहीं हो रही है। हमारी उम्र में ये यूथ को ये तकलीफ नहीं थी, अभी तो है, अभी है, क्योंकि उनको ये डॉक्ट्रिनेट किया गया है। ये किस फ्रीडम करने वाले वही हैं, उनके ही अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो ये व्यक्ति स्वतंत्रता, तो क्या हमारे आसपास होते हैं या कई ऐसे भी वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं जिनको हमारे साथ भी रहते और हम नहीं समझते और वो हमें धीरे धीरे करके इंजेक्ट करते जाते हैं, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल होता है। देख, कुछ तो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई एजेंडा नहीं है, पर अब वो ऐसे हो चुके हैं, अनइंटेंशनली ऐसे हो चुके हैं, कुछ इंटेंशनल भी है, दोनों चीजें हैं। और कोई आप जो कह रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो ये तो बहुत बड़ी टास्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली बात तो यह है कि आने वाली पीढ़ी के साथ संवाद बहुत आवश्यक है, डिस्कशन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आपको उन्हें बैठ के बताना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। किसी और कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते, हमें खुद करना, असंभव ही नहीं है। हमारे बच्चों को हमको अवगत कराना पड़ेगा कि हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है और वो क्यों अच्छी है, क्योंकि उनको अगर पता ही नहीं रहेगा तो फिर उनकी भी क्या गलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में, परिवार में ये संवाद स्थापित करना, और बच्चे, छोटे बच्चे भी, आप उन्हें बताइए, वो सब समझते हैं। उनको बिल्कुल समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इतने छोटे से बच्चे से ये क्या बात करना है।
पर आप बताएंगे तो उनको उसका महत्व समझ में आएगा। हो सकता है उस दिन उनके लिए वो सिर्फ आपका एक इंस्ट्रक्शन जैसा हो, पर बात एक बार ज़हन में जब उनके अवचेतन में, सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, तो वो कभी ना कभी क्लिक करती है और वो उनको गाइड करती है, जैसे हमारे साथ होता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ किया। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी माध्यम से हमारे पूर्वज हमें वो संस्कार देते थे। हम चूंकि छोटी जगह पर रहते थे, तो शाम के समय फूल नहीं तोड़ना, क्योंकि पेड़ सोते हैं। बहुत छोटी सी बात है, पर वो इतना प्रबल संस्कार है कि मैं आज भी रात को सूर्यास्त के बाद में मैं कोई पेड़ को फूल पत्ती तोड़ने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर डाल दिया गया। अब इसके बहुत डायमेंशन है कि हम हमारी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट और ये सब इसमें छिपी हुई है, और वो इतने सिंपल तरीके से हमको दे दी गई थी। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में ये सारी चीजों का ध्यान भी रखा गया है 100% कि ये करने से क्या क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप देखिए ना, भगवान के साथ हमने प्राणियों को जोड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, कार्तिकेय का वाहन मोर है, गणेश जी का चूहा है, शंकर जी नाग गले में लेके बैठे, तो हमने करीब करीब इक्वल दर्जा दे दिया ना एक तरह से। और सिर्फ ये हिंदू धर्म या इसमें ही पॉसिबल? हाँ, मतलब वो हमारा तरीका है कि हमने इस तरीके से लोगों को ट्रेन किया या लोगों को उसके प्रति सजग किया कि हमें सबका ध्यान रखना है, पीपल को भी पूजना है। तो और क्या आप सांस्कृतिक बदलाव अभी देख रहे हैं जो आपने आसपास महसूस किया और उसको लगता है कि नहीं, इसको तुरंत रोकने की जरूरत है? कुछ तो कर ही सकते हैं, सब लोग मिलके करेंगे तो। हाँ, देखिए, इसको बच्चों वाला बताया। हाँ, आंदोलन के रूप में सड़क पे आके करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये शुरुआत तो घरों से ही होती है। अवेयरनेस की जरूरत है। और सबसे आवश्यकता इसी बात की है कि जो स्वतंत्रता की बहुत ज्यादा एक भावना डाल दी गई है बच्चों में कि वो स्वतंत्र, मेरे को जो करना है वो ही करेंगे, जो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ, मैं ऐसा ही क्यों करूँ, जैसा आप कह रहे हो वैसे ही क्यों करें, या जैसा परिवार चाह रहा है वैसे ही क्यों करें। तो ये जो बात है, क्योंकि जो कुछ देर पहले मैंने कहा कि समाज में अगर रहना है, वैसे ही परिवार में अगर रहना है, तो बंधन तो मानने पड़ेंगे। और ये बंधन सुबह उठने के समय को लेकर भी हो सकते हैं, ये रात को घर में लौटने को भी हो सकते हैं, ये खान पान को लेकर हो सकते हैं। तो ये जब तक हम हमारे परिवार में इसके प्रति हम सजगता नहीं रखेंगे और बच्चों को इससे, अच्छा सिर्फ आप उनको डांट डपट के ये करेंगे तो उसका इम्पैक्ट गलत जाता है। उनको आपको बताना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है। तो जितना हम इस हमारी विरासत का बच्चों में प्रसार करेंगे, उनको इससे इंट्रोड्यूस करेंगे, उतनी संभावना बढ़ती जाएगी कि वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये भी कर सकते हैं कि ये बंधन नहीं है, ये उनको ये बंधन की डेफिनेशन भी अलग बतानी पड़ेगी कि ये बंधन नहीं है, इसका कोई बंधन से लेना देना नहीं है, आपकी फ्रीडम पे वार नहीं हो रहा है। करेक्ट। बट कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा जुमला कहीं पढ़ा था, क्या कि वामपंथ क्या है, तो वो बोलते हैं कि जो उड़ती हुई पतंग को ये भरोसा दिला दे कि ये नीचे से डोर ने तेरी स्वतंत्रता को रोक के रखा है, वो वामपंथ है। तो वो जब धागा कटेगा तो क्या होगा ये उस पतंग को नहीं पता है। तो पर वो उसको ये भरोसा दिला दे कि तेरी जो उड़ान है वो इसने रोक के रखी है नीचे से। बट कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, तो हम इसलिए भी नहीं टोकते या बंधन में नहीं रखना चाहते कि ये कमजोर हो जाएगा, अगर हम ही हर चीज बताएंगे तो ये कल बाहर जाके पढ़ेगा या कहीं बड़े शहर में जाएगा, फॉरेन जाएगा, तो सेल्फ डिपेंड रहे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए और उससे कोई इनकार नहीं है, और होते ही हैं। हम हमारे ज़माने में भी लोग थे, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। सवाल यह है कि उसको जो सही गलत का फैसला लेने की समझ देना, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आज बच्चा हॉस्टल जाता है तो उसके सामने दोनों रास्ते रहते हैं। हॉस्टल में इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ गया या बच्चा बन गया, ये दोनों संभावनाएं रहती है, और दोनों संभावनाएं नजर भी आती है। कुछ बच्चे बन जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
ब्रिंगिंग अप के दौरान ये जो सही गलत की समझ विकसित होने में कहीं ना कहीं समस्या रहती होगी शायद, अगर वो आपने सही तरीके से उनको दिया है और वो आपके आचार विचार से, बच्चे बहुत सूक्ष्म उनका ऑब्जर्वेशन होता है, सिर्फ कहने से आप उनको 1 घंटा लेक्चर दे दो उससे काम नहीं चलता है, वो आपके आचार विचार से भी दिखना चाहिए। आप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप फोन पे कितना झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो ये सब का भी फर्क पड़ता है। तो ये कि सांस्कृतिक परिवर्तन सिर्फ बच्चों में दिख रहा है या सभी में दिख रहा है? हर पीढ़ी में होता है, हम में भी हुआ, हमने भी कुछ चीजें ऐसी करी जो हमारे पुरानी पीढ़ियों को नागवार गुजरी थी और हमको वो सही लगी थी, पर उसमें भी कुछ चीजें वास्तव में सही थी और कुछ चीजें गलत थी, कहीं ना कहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर हम उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए उन समस्याओं को। तो आज आप ये बोलिए कि वाहन का उपयोग मत कीजिए क्योंकि आपके दादाजी नहीं करते थे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो तो होगा, मोबाइल का उपयोग तो होगा, पर आप ये समझ दे सकते हैं कि वाहन का उपयोग कैसे करना है। करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको ड्रिंक्स करके ड्राइव करना है कि नहीं करना है, ड्रिंक्स करना है कि नहीं करना पहले है, तो ये कि ड्रिंक्स नहीं तो शुरुआत वहां से होती है। चलिए कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ड्राइव करना है कि नहीं करना है या कैसे। तो ये मेरा कहना यह है कि घटनाओं से हम नहीं तोल सकते उसको करने की या उसको रोक सकते, हमें उसको करने की समझ देना पड़ेगी। बहुत ही अच्छी बात अभी आपने बोली। अभी ये समझने की ज़रूरत है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका इकोनॉमी में, हमारे पारिवारिक माहौल में, समाज में और हमारे देश की एकता में, हमारी सांस्कृतिक विरासत पे कितना इम्पैक्ट अब दिखने लगा है, और इसका क्या, अगर इसको नहीं रोका गया तो किस तरह के अंजाम हमें भुगतने पड़ेंगे? देखिए, सब चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में, और इकोनॉमी, चूंकि ये युग एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनी एरा में हम चल रहे हैं। एक वॉर एरा थी, किसी ज़माने में युद्ध होते थे, तो आजकल तो अब जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, उसी की तूती बोलनी है। तो इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इसके बहुत अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं। परिवार बढ़ता है तो मार्केट क्रिएट होता है। आपके घर में मान लीजिए कि 5 कमरे का मकान है, 2 भाई बहन रह रहे हैं, 2 भाई रह रहे हैं, माता पिता रह रहे हैं, तो 5 फैन है, 1 फ्रिज है, 1 मिक्सर है, 1 किचन है। अब 2 घर हो गए, दोनों भाई अलग हो गए, तो 3 घर हो गए, माता पिता रह रहे और दोनों लड़कों के घर हो गए। अब 15 पंखे चाहिए, 3 फ्रिज चाहिए, 3 मिक्सर चाहिए। अब आप जोड़ लीजिए, इस लेवल तक की प्लानिंग है। मार्केट तो चाहिए ना साहब, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अनशंट है, पर मिनट 1 कार बना रहे हैं, और ऐसे बनाने वाली 50 कंपनियां हैं, बेचेंगे किसको? तो आज अगर मैं और मेरा परिवार रह रहे हैं तो हमने 1 गाड़ी खरीद ली, हमारा हो सकता है उससे काम हो जाए। अब 2 परिवार हो गए तो 2 गाड़ियां चाहिए। तो ये एक साइड है इसकी, एक साइड है, यस। दूसरी साइड एक ये है कि अगर हम भारत के पार्लेंस में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो 140 करोड़ की आबादी है और हम बहुत बड़ा बाजार है, और पूरी दुनिया की हम पर निगाहें हैं एज अ मार्केट। और चूंकि दुनिया के शक्तिशाली देश प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर उनको सेल करना है, अगर प्रोडक्शन किया है तो उसे सेल भी करना है, तो सेल करने के लिए बड़ी जनता चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, उस जनता की परचेसिंग पावर भी होना चाहिए, तो उनका मार्केट चलता रहेगा और उनका प्रोडक्शन बिकता रहेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, पर इसका जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है वो ये है कि अगर 140 करोड़ का देश संपन्न हो गया तो ताकतवर हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर ही आपका सबसे बड़ा टूल बन जाएगी। तो आज अगर आपने खरीदना रोक दिया तो वो देश घुटनों पे आ जाएगा, और अगर उस देश की इकोनॉमी उस प्रोडक्ट के ऊपर टिकी हुई है, और तो आपके पास में एक ताकत आ जाती है और आप एक शक्तिशाली देश बन जाते हो। So they want India as a market, but they don't want India as a political power. क्योंकि वहां वो अपनी हेजेमनी, अपना एकाधिकार चाहते हैं। इसका सांस्कृतिक विरासत से लेकिन क्या लेना देना है? अब इसको तोड़ना है देश को,
तो ऐसे ही बैठे ठाले तो देश टूटेगा नहीं। अच्छा, ये तोड़ने के लिए किया जा रहा है। तो अब इसको बांटना है। उनकी इच्छा, अगर आदर्श स्थिति की कल्पना करें वेस्टर्न पावर्स या जो भी दुनिया की आज बड़ी ताकतें हैं उनकी दृष्टि से, तो वो ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान 10-12 कंट्री में बन जाए, बढ़ जाए। तो पॉपुलेशन वही है, मार्केट वही है, पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई। 15 कंट्री की वो पावर नहीं है। तो ये उनके लिए, उनकी हेजेमनी भी बरकरार है, उनका मार्केट भी बरकरार है। तो अब सवाल यह है कि इनको तोड़े कैसे। तो फिर साउथ वर्सेस नॉर्थ, फिर मैतेई वर्सेस कुकी, फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सब करवाना है। कैसे भी करके इतना विष समाज के अंदर, लोगों के अंदर भर दिया जाए कि साथ रहना असहनीय हो जाए। तो ये इसके लिए वो सांस्कृतिक, क्योंकि अब चूंकि उस पर बॉन्ड है। अब होता क्या है, दूर से देखने में जैसे हिंदुस्तान के साथ अक्सर होता है कि सब तमिल व्यक्ति और पंजाबी व्यक्ति या गुजराती, कुछ चीजें कॉमन नजर नहीं आती, पर वो कुछ चीजें बहुत कॉमन है। वो चंदन कौन सी उंगली से लगाना, वो टॉप टू बॉटम सबकी वही उंगली लगती है। वो रामनवमी जिस दिन उनकी आती है उसी दिन हमारी भी आती है, उसी दिन किसी और स्टेट के लोगों की भी आएगी। तो भाषाएं बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, पर कुछ मौलिक चीजें ऐसी है जो वो और वही हमको एक सूत्र में बांधे हुए हैं। और ये एक्चुअली थोड़ा सा ये भी एक समस्या है कि ये कई लोगों को इसका उतना आकलन नहीं है विदेशी से। उनको तो बहुत पहले लगा था ऐसा कि भारत बहुत जल्दी टुकड़ों में पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक साथ रह नहीं पाएंगे, बिल्कुल अलग अलग है। और उनको आज भी समझ में नहीं आता है ठीक से कि ये इतने अलग अलग लोग एक साथ रहते कैसे। पर वो हमारा जो अंडर करंट है वो इतना स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा कि पीपल की पूजा है मान लीजिए, या वनस्पति की पूजा है, या प्राणियों की पूजा है। अब ये यूनिवर्सल है, ये हमारे देश में सब जगह है। तो ये चीजें वो हैं जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है और ये हमको बांध के रखती है। इसलिए इस सांस्कृतिक विरासत को किसी भी तरीके से ऐसा साबित कर देना है जिस पे आप गर्व न करें और आप जिससे दूर होना चाहें। तो इसलिए जो भी पुराना है उसको दकियानुसी, पुराणपंथी, कुछ गलतियां जो हमारे समाज में हुई समय समय पर, उनको इतना ब्लो अप करके बताया जाए कि आपका समाज यही है और कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे हम गर्व ही न कर पाए अपनी संस्कृति पे। हिंदू समाज को सामान्यतः इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता है आज, पिछले 50-100 साल के प्रचार की वजह से, क्या निगेटिव प्रचार की वजह से, जाति प्रथा। बस यही पहचान है हिंदुइज्म की। हिंदुइज्म मतलब कास्टिज्म। तो ये किसने किया? अब ताकत तो वही है, लेफ्टिज्म है पीछे, जो नहीं चाहते कि हम यूनाइटेड, जो चाहते कि किसी भी तरह इन्हें दूर किया जाए, तोड़ा जाए। तो पहले यूनिवर्सल था, अब ये परिवारों पे हमला है। मतलब हाँ, वो सब जगह कर रहे हैं। वो समाज को तोड़ रहे हैं, वो परिवार को तोड़ रहे हैं, वो लिंगायतों को खड़ा करेंगे, वो कल किसी और को खड़ा करेंगे। उन्होंने, तो हम इसमें बचें कैसे? आज एक टाइम पे परिवार का बड़ा बेटा सिख रहेगा और बाकी बेटे नॉन सिख रहेंगे, ऐसा कुछ शायद पंजाब में ट्रेडिशन थी किसी समय में। एक ही परिवार में एक बेटा सिख है, एक बेटा मोना है। मोना एक शब्द था खास तौर से उस व्यक्ति के लिए जो केश कृपाण धारण नहीं कर रहा है, तो उसको मोना कहते थे। तो एक ही परिवार में रहते थे, आपने रिलीजन ही अलग करा दिया। अब ये कितना बड़ा आपका एक तरह से विखंडन है, नुकसान है कि आपके ही लोगों को आपसे अलग किया जा रहा है। तो क्या हमारे यहाँ के लोग इसको समझ नहीं पा रहे? क्या हो रहा है? परिवार का मुखिया नहीं समझ पा रहा है। अब एक ये भी सोच आ जाती है कि मुखिया कहता है मैं क्या रोकूं, कितना टोकूं, मेरे बच्चे को, बच्चा बड़ा हो गया है। देखिए इसमें एक कारण तो ये भी रहा कि शतकों तक हम बहुत गरीब रहे बीच में। बहुत संपन्न सोसाइटी थी एक टाइम पे और एक टाइम पे बहुत गरीब सोसाइटी हुई। एंड देन पॉवर्टी इज रूट ऑफ सो मेनी सोशल इविल्स। जब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है ना, और इतना नहीं रहता है कि वो खा पी भी नहीं पा रहा है, बच्चों को खिला भी नहीं पा रहा है, तो वो पैसा फिर उसको बाकी सब दृष्टि से, तरीके जगहों से उसको एक तरह से विमुख कर देता है। उसकी एक ही कंसर्न रह जाती है कि मैं कुछ पैसा कमाऊं, मेरे परिवार को रात को कुछ खिला दूं।
और उसके चलते फिर उसमें कई प्रकार की विकृतियां भी आ सकती है, भावनाएं भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये गरीबी जो हम पे लाद दी गई, क्योंकि हमारी तो थी नहीं, पर अंग्रेजों ने जिस तरीके से हम पे राज किया, इसकी वजह से सारी दौलत बाहर चली गई और हम गरीब हो गए। तो ये गरीबी ने भी हमारे इस सांस्कृतिक जो ह्रास हुआ है उसको आगे बढ़ाया है। और अब उनकी चिंता वही है कि अगर ये बहुत संपन्न हो गए तो ये शक्तिशाली भी होंगे और सांस्कृतिक तो वो किस चीज का डर है उनको? सांस्कृतिक संपन्नता से उनको ज्यादा डर है? ताकत नहीं बनना चाहिए। देखिए, उनका एक अजीब सा टारगेट है कि पुरानी संस्कृति को खत्म कीजिए और नई संस्कृति को लाना है, तो उसके लिए पहले पुराने को खत्म करो। अब उसके लिए आपको बंदूक उठानी पड़े, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो सब करना है। जिसमें सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। डेफिनेटली सभी ने, अभी इसके पहले के मीडिया ने भी किया, आज सोशल मीडिया भी कर रहा है। पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा कॉमन पब्लिक को अवेलेबल है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की प्रेजेंस है। तो जो दूसरा पक्ष है जो सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहता है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तो वो क्यों नहीं उतना दिखता है जितना वो दिखता है जो खत्म करना चाहता है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिकॉज दे आर मोर ट्रेंड एंड एफिशिएंट एंड कैपेबल। फंड्स बहुत बड़े हैं उनके साथ, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े संगठन काम कर रहे हैं इस दिशा में, बहुत बड़ा पैसा काम कर रहा है। क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कुछ नाम हैं दुनिया में जो कि बहुत पैसे वाले हैं, वो भी इस विचारधारा को पोषित कर रहे हैं, जबकि वो पैसा कमा रहे हैं एक तरह से कैपिटलिस्ट तरीके से। लेकिन कैपिटलिस्ट तरीके से पैसा तो आता है, पावर नहीं आती। और एक समय के बाद पैसा क्या करेंगे, कितना खर्च करेंगे? जब आप लाख कमा लिए, करोड़ कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, 1000 करोड़, जब लाख करोड़ कमाने लग जाएंगे, हजारों करोड़ कमाने लग जाएंगे, तो कहाँ खर्च करेंगे? फिर वो पैसा चाहिए ही पावर के लिए रहता है। क्योंकि वो उससे आपको वो पावर आती है। नशा भी है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो सामाजिक तौर पे कुछ ऐसे प्रोग्राम अब करना चाहिए जिससे कि सांस्कृतिक विरासत बचे। अभी भी हम लेकिन कई देखते हैं कॉलोनी में, परिवार में होता ही है। अभी भी कोशिश। और सोशल मीडिया में उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहा था कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं इस धारा को पुनर्जीवित किया है, जोड़ा भी है, वापस जोड़ा है। हम परिवर्तन देख पा रहे हैं। इस बार जो 2-4 दिन पहले गणेश चतुर्थी का जो माहौल था वो बहुत, मेरी निगाह में बहुत स्पेशल था। अच्छा। इतना उत्साह मैंने गणेश चतुर्थी पे पहले नहीं देखा है। तो ऐसा लगता है कि कुछ जागृति आ रही है, कुछ कहीं ना कहीं समाज में, क्योंकि आपका मूल वही है और आप अभी तक उससे कटे नहीं थे, इसलिए वो रिकनेक्शन अभी संभव है, आसान है कंपैरेटिवली। अगर आगे कुछ और पीढ़ियां निकल जाती, वो डिस्कनेक्ट अगर और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता, तो शायद रोल बैक नहीं कर पाते। तो मतलब यूथ भी अब वापस से उस चीज को कनेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट इन सम नंबर्स, क्योंकि हर जगह कल्चर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्चर पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। कल्चर बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा रहता है। आज एग्जाम्पल के लिए क्लासिकल म्यूजिक है, तो क्लासिकल म्यूजिक इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। एक समय ऐसा लगने लगा था कि खत्म हो रहा है, नए यूथ खत्म हो रहा है या खत्म किया जा रहा है। हाँ, यूथ इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। पर अब आज देखिए बहुत आर्टिस्ट नए यंग नजर आने लगे हैं, तो रिवाइव तो हो रही है चीजें कहीं ना कहीं। किस प्रपोर्शन में हो रही है, किस प्रपोर्शन में और करना चाहिए, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और सतत ये सजगता बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तो काम कर ही रहे हैं। खत्म करने के लिए कर रहे हैं, हमें जोड़ने के लिए कर रहे हैं। नहीं, आपने एकदम सही बोला कि ये वहां से तो ताकत लगी रही है, यहाँ से भी ताकत लगाने की जरूरत। करेक्ट। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने बात की है सांस्कृतिक विरासत की, और आज जो हमने बात करके समझा कि सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डेवलप नहीं है, आपके पास फ्रीडम नहीं है। सांस्कृतिक विरासत ही एक ऐसी चीज है जो आपकी जड़ है, आपकी परेशानी की वजह नहीं है, आपको परेशानी में ना पड़ने देगी, वो उसके लिए जरूरी है। सांस्कृतिक विरासत
एक ऐसी चीज है जो हजारों हजारों साल से है। कुछ लोग तोड़ना चाहेंगे, आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आपको यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है। सांस्कृतिक विरासत को कभी नहीं छोड़ना है। ये हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं है, ये हमें आगे ले जाने वाला एक तरह से सारथी है। ये हमारे कल्चर है, ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे डीएनए में है। इसको जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।